नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति खास करके 2019 के बाद एक काफी अनसर्टन पॉलिटिक्स बन चुकी है, जहां पर कब कौन सा नेता किस पार्टी को ज्वाइन कर जाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के राजनेताओं में जो पहले एक तरीके से निष्ठा की बात हुआ करती थी, वो आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हमें नहीं दिखती है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया। उसमें से एक नाम है कोल्हापुर के समरजीत घाटगे जी का और दूसरा नाम है इंदापुर के हर्षवर्धन पाटिल जी का। इंदापुर ये एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बारामती के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो अब ऐसे में जो मराठी मीडिया थी उसके अंदर ये चर्चा की शुरुआत हो चुकी कि क्या शरद पवार जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके बाद जो दो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी छोड़कर शरद पवार जी के गुट में ज्वाइन हो गए। और इन दोनों नेताओं को इम्पोर्टेंस भी इसलिए है क्योंकि ये दोनों नेता हाल ही की जो महाराष्ट्र बीजेपी की जो कमान मानी जाती है देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों में रहती है, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो इन दोनों का बीजेपी को छोड़ना मानो एक तरीके से जो देवेंद्र फडणवीस जी के नजदीक वाले लोग हैं वो खुद ही बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, इस तरीके का एक सिग्नल देने की कोशिश अभी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये देखना काफी दिलचस्प है कि क्या सच में ये मास्टर स्ट्रोक शरद पवार जी ने खेला है या फिर ये मास्टर स्ट्रोक या फिर ये चाल खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने खेली है। अब मेरे हिसाब से तो ये चाल खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने खेली है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आपको आगे दो पॉइंट में जरूर बताऊंगा। ऐसा कहने के पीछे जो मेरे दो रीजंस हैं, उसमें का सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि अगर आप देखोगे तो ये दोनों नेता देवेंद्र फडणवीस जी के काफी नजदीक माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ इन दोनों सीट्स पर, जिन सीट्स की मैंने बात की थी, एक जो कोल्हापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है और दूसरी जो इंदापुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, इन दोनों सीट पर जो करंट एमएलएज हैं, मतलब जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो अजित पवार गुट के हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी या फिर एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना पार्टी के नहीं हैं। तो इन दोनों जगहों पर जो अभी के करंट एमएलए है वो है अजित पवार गुट के, और ये जो दोनों नेता अभी जो छोड़ के गए हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी के काफी नजदीक माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा साफ तौर पर लगता है कि इन दोनों नेताओं को देवेंद्र फडणवीस जी ने ही अपने आप से, उनको शायद से कहा हो सकता है कि आप अभी की सिचुएशन में जहां पर महायुति खड़ी है और जहां पे तीन पार्टीज को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए वो तैयारी कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी वो जो दो जगह है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आती हुई नहीं दिख रही है। अब ऐसी सिचुएशन में शायद से देवेंद्र फडणवीस जी ने ये उनको कहा होगा कि आप अभी के लिए शरद पवार जी की पार्टी में चले जाइए, वहां से अगर आपको टिकट मिलता है तो वो जरूर लीजिए और चुनाव लड़िए, ताकि अगर नुकसान हुआ भी तो भी वो अजित पवार जी की पार्टी का हो और ना कि भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का। और इसी के साथ साथ अगर ये दोनों नेता विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो जाए तो आप देख सकते हैं कि जो फाइट रहेगी इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कोल्हापुर और इंदापुर में, वो काफी टाइट फाइट रहेगी, काफी नेक टू नेक फाइट रहेगी। और ये फाइट दोनों ही पवार, अजित पवार और शरद पवार, इनके लिए काफी प्रेस्टिजियस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को अपने आप को साबित करने का ये आखिरी मौका है। क्योंकि लोकसभा में तो आपने देखा ही होगा सुप्रिया सुले जी ने अजित पवार जी की पत्नी को, सुनेत्रा पवार जी को, किस तरीके से हरा दिया था। तो ये अजित पवार जी के लिए एक लास्ट चांस है अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने का, और खास करके बारामती में जिंदा रखने का, क्योंकि बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं उसमें से एक खड़कवासला है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी जो करंट एमएलएज है वो कांग्रेस के हैं, और जो बची हुई दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या अजित पवार गुट के एमएलएज हैं, उसमें से एक है इंदापुर और दूसरा है खुद बारामती। तो ये अजित पवार जी के लिए भी एक बड़ा सबक बन चुका है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो चुकी है कि जिस बारामती लोकसभा में उनकी पत्नी की हार हुई थी, अगर वो इस बार उसी बारामती के अपने दो विधानसभा क्षेत्रों को अगर वो नहीं बचा पाते हैं तो ये उनके लिए काफी निराशाजनक बात होगी। तो इसीलिए शायद से देवेंद्र फडणवीस जी ने इन्हीं लोगों को शरद पवार जी के गुट में भेजा होगा, ताकि जो पश्चिमी महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, खास करके ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कोल्हापुर और इंदापुर, ये जो पश्चिम महाराष्ट्र में आती है, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में एक तरीके से जो फाइट है वो काफी तगड़ी फाइट हो,
जो शरद पवार और अजित पवार जी के बीच में हो, ताकि एन इलेक्शन के वक्त शरद पवार और अजित पवार दोनों पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में ही उलझ कर रह जाए और उन्हें बाकी महाराष्ट्र में या फिर बाकी महाराष्ट्र की विधानसभा क्षेत्रों में घूमने का मौका ही ना मिले। शायद से ये भी एक स्ट्रेटजी इसके पीछे हो सकती है। दूसरे सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद से ये एनालाइज कर लिया होगा कि अभी जिस तरीके से उन्होंने 2019 में काफी ज्यादा इनकमिंग कराई थी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की, तो वो शायद से उन्होंने ये सोचकर कराई थी कि अगर वो नेता आते हैं तो उसके साथ साथ बीजेपी का संगठन भी बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन केंद्रित पार्टी है। तो शायद से ये बीजेपी का एनालिसिस होगा कि अगर इस तरीके से नेता वो 2019 में इनकमिंग करेंगे तो 2024 तक उनका पार्टी का संगठन उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ जाएगा। लेकिन जब 2024 के लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद शायद से भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि इस तरीके से जो नेताओं की इनकमिंग हुई है उससे पार्टी के संगठन को कोई भी मजबूती नहीं मिली है। तो हो सकता है कि ये पार्टी का एक रिवाइवल प्लान भी हो कि जो भी नेता अब उनसे दूर जाना चाहते हैं या फिर जिस नेताओं को उन्होंने कभी इनकमिंग किया था, शायद से आज वो वक्त आ गया है कि उन नेताओं को वो छोड़ दे और उसकी जगह पार्टी के किसी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को वो टिकट दे या फिर बढ़ावा दे, ताकि पार्टी का संगठन बढ़े और ना ही किसी एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति की शुरुआत हो उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों नेताओं को जाने के लिए एक तरीके से हामी भरी होगी कि ठीक है, अगर आपको आज जाना है तो आप जा सकते हो, और उसके बदले में वहां पे पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए शायद से पार्टी कुछ अलग प्लान कर रही होगी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस जी ने इन दोनों नेताओं को जो जाने दिया है ये एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक तो इस मास्टर प्लान के तहत वो शरद पवार जी को और अजित पवार जी को दोनों को बस पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में उलझा के रखना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी इस तरीके के नेताओं को जाने दे रहे हैं ताकि पार्टी का संगठन व्यक्ति केंद्रित से हटकर संगठन केंद्रित हो, कार्यकर्ता केंद्रित हो और पार्टी बढ़े। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।